गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। आप लोग हेडिंग लिखो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। आज हम सारे वो वाले पॉइंट्स करेंगे जिसमें बैंक इन्वॉल्व होता है। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट। अगर आप कभी बैंक में गए हो तो आपने देखा होगा, सुना होगा, वहां पे 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है सेविंग्स अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये लिखो पहले, सेविंग्स, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे एक बार शॉर्ट में। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? जैसे आपके मॉम डैड अगर अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें हम कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी पैसे डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेविंग्स अकाउंट। आई रिपीट, एक नॉर्मल अकाउंट होता है जो हाउस वाइफ या आपके सैलरी वाले डैड अगर खुलवाते हैं जिसमें कभी भी निकाल लो, कभी भी डाल लो, ठीक है। इसमें जो इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो नॉर्मली होता है 4 to 5%, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट होता है 4 to 5%, राइट। एक होता है करंट अकाउंट, ये बिजनेसमैन खुलवाते हैं। ये हम जैसे नॉर्मल लोगों को अलाउड नहीं होता खोलना। आपकी मम्मी नहीं करवा सकती, अगर आपके डैड जॉब करते हैं तो वो भी ये अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। ये बिजनेसमैन के लिए होता है। अब इसमें क्या फायदा होता है? मैंने आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट, याद है? मान लो आपके डैड के अकाउंट में 2 लाख है और उन्होंने किसी को पेमेंट करी, वो बिजनेसमैन है, किसी को पेमेंट करी 5 लाख की। अब चेक तो बाउंस हो जाएगा, बट बिजनेसमैन को ये सर्विस मिलती है कि अगर आपके अकाउंट में कम पैसे हैं तो भी आप पेमेंट कर दो, बाकी पैसे बैंक देगा। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। जब आपका बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है, आपके अकाउंट में 2 लाख है और आपने 5 लाख की पेमेंट कर दी तो 3 लाख नेगेटिव हो गया। बेसिकली आपने बैंक से उधार लिया, इसको क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये मिलती है करंट अकाउंट होल्डर्स को, ठीक है। ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होती है और इस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट। इस पे तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, बल्कि अगर आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ये तो आपने सुना होगा। अगर आपके मॉम डैड के पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो वो उसकी एफडी करवा देते हैं। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। उस पैसे को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो खर्च ना हो जाए। और ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होती है बैंक में। इसमें इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। नॉर्मली होता है 6 to 7%, ठीक है। रेट्स तो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, नॉर्मली 6 to 7% होता है। तो एक बार दोबारा, सेविंग्स अकाउंट जो हम नॉर्मली खुलवाते हैं, जैसे हाउस वाइफ या आपके डैड है अगर वो जॉब करते हैं तो वो सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं। इसमें कभी भी पैसे निकाल लो, कभी भी डाल दो, ठीक है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिक्स्ड डिपॉजिट कोई भी करवा सकता है, इसमें इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। इसमें हम पैसों को ब्लॉक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो पैसे निकाल नहीं सकते। अगर इमरजेंसी आती है तो आप एफडी को तुड़वा सकते हो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करो फर्स्ट पॉइंट। पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ सेविंग्स और करंट अकाउंट। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ सेविंग्स और करंट अकाउंट। अब हम बिजनेस कर रहे हैं तो मान लो हमारे कैश काउंटर में काफी पैसा आ गया, हमने पैसे बैंक में डलवा दिए, तो बेसिकली ऑफिस में से कैश कम हो गया और बैंक में बढ़ गया। भले ही आप सेविंग अकाउंट खुलवाओ या करंट अकाउंट, एंट्री एक ही होती है और वो क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक में बैलेंस बढ़ जाता है और ऑफिस में से कैश कम हो जाता है। तो भले ही आप सेविंग अकाउंट खुलवाओ या करंट, एक ही एंट्री होती है, ठीक है, बैंक टू कैश। अच्छा, ओके। सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, टू फिक्स्ड डिपॉजिट। अब होता क्या है, जब आपको एफडी खुलवानी होती है ना, तो ऐसे नहीं होता कि आप 10 लाख रुपए कैश लेके जाओगे, ये लो मेरी एफडी कर दो, ऐसे नहीं होता। पहले आपको सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ते हैं, वहां से एफडी में ट्रांसफर होते हैं। दोबारा सुनना, पहले आपको कैश सेविंग्स अकाउंट में डालना होता है, जैसे हमने डाल दिया, फिर सेविंग्स अकाउंट से या करंट अकाउंट से एफडी करवानी पड़ती है,
ठीक है। अब सेविंग से आपने एफडी करवाई, मतलब जो बैंक में पैसे थे सेविंग्स में वो कम होने वाले हैं और एफडी में बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एफडी भी एक एसेट है बट इसको एक अलग से नाम दिया गया है। इसके लिए हम फिक्स डिपॉजिट लिखते हैं, इसको हम बैंक नहीं लिखते, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट में पैसे बढ़ गए, इंक्रीज इन एसेट, और बैंक से कम हो गए क्योंकि सेविंग अकाउंट से कम हो गए, एफडी में चले गए, तो बैंक बैलेंस कम हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सारे तो बैंक के अंदर ही होते हैं तो अलग से नाम क्यों दिया जाता है एंट्री में? देखो बैंक बैलेंस ऐसी चीज है जो आप कभी भी निकाल लो कभी भी डाल दो, ठीक है। वो करंट एसेट होता है। फिक्स डिपॉजिट फिक्स एसेट होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टाइम के लिए, इसीलिए उसको अलग से नाम दिया गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, सेविंग से गए एफडी में चले गए, बात तो एक ही है, पैसा तो आप ही का है, बट इसको अलग से नाम दिया गया है क्योंकि ये एफडी है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और ये करंट एसेट है, ठीक है। तो सेविंग्स के लिए और करंट अकाउंट के लिए बैंक यूज होता है, एफडी के लिए एफडी यूज होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? लिख लो। अब आगे करेंगे, आपको लिखो पॉइंट नंबर 3, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश निकाला बैंक से और ऑफिस में ले गए, तो हुआ क्या, बैंक से पैसे निकाल लिए तो बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा, और कैश कहाँ गया, ऑफिस में, तो कैश बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रूल क्या आएगा, बैंक से पैसे निकाले तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और ऑफिस में कैश बढ़ गया इंक्रीज इन एसेट डेबिट, ठीक है। तो कैश आ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। इस बार बैंक से पैसे निकाले लेकिन ऑफिस में नहीं लाए, घर ले गए, और जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो बैंक बैलेंस तो फिर से कम होगा, ये तो पक्का है, बट इस बार क्या आ जाएगी, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक बैलेंस तो कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट, और ड्रॉइंग्स क्या होती है, डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल कम हो गई हमारी, ठीक है। तो अगर ऑफिस में गया पैसा तो कैश टू बैंक, और अगर घर गया तो ड्रॉइंग्स टू बैंक। दोनों ही केसेस में बैंक बैलेंस तो कम होगा ही होगा, राइट। पॉइंट नंबर 5, पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर बाय चेक, पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर बाय चेक। कोई भी है, राम मोहन सोहन, आपने उसको पेमेंट करी चेक से, तो पैसे कहां से कटेंगे, बैंक से, तो बैंक बैलेंस तो कम होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। रीजन, बैंक बैलेंस कम हो गया, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को तो लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक। मान लो आपने कोई भी एक्सपेंस पे किया, जैसे रेंट, सैलरी, कोई भी खर्चा किया लेकिन चेक से, तो पैसे कहां से कटेंगे, बैंक से, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। पैसे अकाउंट से कम हो गए, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। इसमें भले ही सैलरी हो, रेंट हो, कोई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस स्लैश चार्जेस पेड टू बैंक, इसे माफ करना इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, होता क्या है, बैंक आपको सर्विस देते हैं, एटीएम सर्विस दे रहे हैं, लॉकर सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो बैंक कुछ चार्जेस काटते हैं, जैसे आपके पास एटीएम के लिए कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, उसके भी चार्जेस होते हैं, ठीक है। चेकबुक सर्विस दे रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके कुछ अकाउंट से पैसे कटेंगे। अब होता क्या है, वो पैसे आपके अकाउंट से कट रहे हैं, ठीक है। वो पैसे आपसे कैश में लेने नहीं आता, बैंक आपके घर नहीं आएगा कि मुझे पैसे दे दो, वो सीधा आपके अकाउंट से काट लेगा और पासबुक में आपको दिख जाएगा कि पैसे कट चुके हैं। तो हुआ क्या, बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए,
तो आपके अकाउंट से पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। और आपके लिए क्या है ये एक्सपेंस, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अकाउंट से पैसे कम हो गए और अगर आप चार्जेस पे कर रहे हो बैंक को तो रहता आपके लिए एक्सपेंसिव, ठीक है। बस फर्क ये है कि वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से काट लेंगे, परमिशन नहीं मांगेंगे आपसे, आपको मैसेज आ जाएगा कि 100 रुपीज डिडक्ट हो चुके हैं, ठीक है। लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 8, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, ब्रैकेट में लिखो डेटर, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। आपको एक चेक मिला राहुल से और आपने उसी दिन बैंक में डाल दिया, तो हुआ क्या, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है और जो राहुल है आपका डेटर वो एसेट खत्म हो रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम, इसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट, यही करते हैं। एसेट खत्म हो गया, जो आपका डेटर है वो खत्म, क्योंकि अपना हिसाब क्लियर कर रहा है वो, और बैंक बैलेंस बढ़ गया तो इंक्रीज इन एसेट, ठीक है। बट आपको एक बात पता है, चेक उसी दिन क्लियर नहीं होता, चेक क्लियर होने में टाइम लगता है। कितने डेज लगते हैं, 3 डेज के अराउंड। चेक क्लियर होने में 3 डेज लग जाते हैं। आज आप जाके अपने मॉम डैड से पूछना, टाइम लगता है, ठीक है। फिर भी अभी हमने ये एंट्री कर दी, भले ही अभी पैसे नहीं आए फिर भी कर दी। ये एंट्री पता है क्यों की जाती है, इन एंटिसिपेशन, इस उम्मीद में कि पैसे तो आ ही जाएंगे, कोई हमें फेक चेक थोड़ी देगा। दोबारा सुनो, आपको राहुल से चेक मिला, अभी पेमेंट नहीं आई है, चेक मिला है, क्लियर नहीं हुआ, फिर भी आप जर्नल में ये एंट्री कर देते हो उसी दिन, इस उम्मीद में कि पैसे आ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लिखो 9 पॉइंट, above check is dishonored, मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये चेक हो गया डिसऑनर्ड मतलब क्लियर नहीं हुआ। राहुल का जो चेक है क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है, उसके चेक में कोई एरर हो सकता है, या हो सकता है उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, रीजन कुछ भी हो, क्लियर नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, आपको राहुल ने चेक दिया था तो आपने कहा था डेटर खत्म, अब वो चेक हो गया डिसऑनर, तो क्या उसको छोड़ दोगे? अब नहीं छोड़ोगे ना, पैसे तो लोगे। आप उसको फोन करोगे कि भाई साहब चेक तो आपका बाउंस हो गया, अब आपने दोबारा देना है मेरे को चेक या फिर कैश, पैसे तो जरूर लेंगे। तो वो फिर से मेरा डेटर बन गया, ठीक है। पहले मैंने क्लोज किया था, अब फिर से मेरा डेटर बन गया, क्योंकि मैं उसको छोड़ूंगा थोड़ी, पैसे तो जरूर लूंगा। तो राहुल हो जाएगा डेबिट, राहुल अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट, आप फिर से मेरे बन गए डेटर, ठीक है। नीचे क्या आएगा, यहां देखो, आपने दिखाया था बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, इस उम्मीद में कि चेक क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ा, वो तो क्लियर ही नहीं हुआ। तो अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा कि बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, तो टू बैंक डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। एक बार दोबारा सुनना, आपने पहले दिखाया था कि बैंक में पैसे बढ़ने वाले हैं, मान लो 1 लाख, ठीक है, आपको ऐसी उम्मीद थी, लेकिन चेक तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही नहीं। तो आपको अब एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी कि मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, वो तो वहीं का वहीं रह गया जितना था, ठीक है। इसलिए राहुल फिर से मेरा बन गया डेटर और बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, इसीलिए डिक्रीज इन एसेट। तो यही एंट्री रिवर्स हो जाती है अगर चेक हो गया डिसऑनर, क्लियर अगर नहीं हुआ, ठीक है। ये लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ब्रैकेट में डेटर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट। आपको चेक तो मिला बट आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। अब मान लो आप हो लेजी, ठीक है, आप बहुत लेजी हो, तो आपने क्या किया, चेक तो मिला बट आपने ड्रॉअर में रख दिया कि आराम से करवा देंगे डिपॉजिट, जल्दी क्या है।
देखो चेक की ना वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स। आप 3 मंथ्स में कभी भी डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। तो हुआ क्या, चेक मिला और हमने ड्रॉर में रख दिया, ठीक है। क्या बैंक में अपने आप पैसे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप इस चेक को डिपॉजिट नहीं करवाओगे बैंक वाले क्लियर करेंगे नहीं, पैसे बढ़ेंगे नहीं। तो बैंक में तो पैसे बढ़ने नहीं वाले। बट जो चेक आपको मिला, जो आपने ड्रॉर में रखा है, तो वो एसेट ही। क्यों? कल को जब भी आप डिपॉजिट करवाओगे वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कैश की फॉर्म में ही है, तो है तो आपके लिए एसेट। और जिसने आपको चेक दिया उसका अकाउंट तो क्लियर, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसको बोलते हैं चेक इन हैंड। इसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड टू मोहन या टू मोहन अकाउंट। बहुत ध्यान से सुनना। देखो मोहन ने तो अपना काम कर दिया, उसने आपको चेक दे दिया, तो आपका एसेट तो खत्म, डेट क्लोज, ठीक है। और ये चेक आपके लिए एसेट है, आज नहीं तो कल कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, ठीक है। बट इसको बोलते क्या है? चेक इन हैंड। तो अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो तो यहाँ पे बैंक आता है, और अगर आप उसको नहीं डिपॉजिट करवाते, ड्रॉर में रखते हो, तो चेक इन हैंड आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अबव चेक नाउ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हुआ क्या, 1-2 हफ्ते बाद आपको होश आया, आपको मूड किया कि चलो अब इसको डिपॉजिट करवाते हैं। तो अब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो अब तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, और जो चेक इन हैंड था अब वो खत्म, ठीक है। दोबारा तो उसको यूज कर नहीं पाओगे। तो अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। रीजन, अब बैंक में पैसे बढ़ने वाले हैं, और जो ये चेक इन हैंड था अब ये खत्म, अब ये किसी काम का नहीं है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों एंट्रीज को, अगर हम दोनों एंट्रीज को कंबाइन करें, तो पहली एंट्री थी चेक इन हैंड टू मोहन, और दूसरी एंट्री हमने करी है बैंक टू चेक इन हैंड। तो अगर इसको कंबाइन किया जाए, चेक इन हैंड आपस में कट गए, तो एंट्री क्या बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो यही तो हम करते हैं, जब हमें कोई चेक मिलता है और अगर हम उसी टाइम डिपॉजिट करवा देते हैं तो बैंक में पैसे आ गए और डेटर खत्म हो गया, और अगर हमने कुछ टाइम बाद करवाए तो भी अल्टीमेटली यही एंट्री बनी, ठीक है। नेक्स्ट, अबव चेक इज डिसऑनर्ड। अब ये भी डिसऑनर हो गया, क्लियर नहीं हुआ। तो आप बताओ कौन सी एंट्री को रिवर्स करें? इस एंट्री को रिवर्स करें या इसको रिवर्स करें? अगर आपको लग रहा है कि इस एंट्री को रिवर्स कर दो तो गलत है। रीजन याद रखना, अगर आप चेक इन हैंड टू बैंक करने वाले हो, चेक इन हैंड टू बैंक, तो इसका मतलब हो गया कि सर बैंक में पैसे नहीं आए, डिक्रीज कर दो। पहले आपने इंक्रीज किया था, अब डिक्रीज कर दो, ये तो ठीक है। और दूसरा मतलब ये हो गया कि चेक इन हैंड इंक्रीज हो गया, बट चेक इन हैंड तो इंक्रीज हुआ ही नहीं, क्योंकि चेक तो डिसऑनर हुआ है, तो चेक तो कोई आया ही नहीं है, तो ये एंट्री रिवर्स नहीं होगी। अभी भी एंट्री रिवर्स होगी यही वाली, फिर से एंट्री बनेगी मोहन टू बैंक। बहुत ध्यान से सुनना, एंट्री बनेगी मोहन टू बैंक। क्यों? चेक हो गया डिसऑनर्ड, तो क्या मोहन को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ेंगे, फिर से हमारा एसेट बन गया। और आपने दिखाया था कि सर बैंक में पैसे आने वाले हैं, क्या पैसे आए? नहीं आए, तो इसको डिक्रीज कर दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर चेक इन हैंड का कुछ क्यों नहीं हुआ, तो उसका रीजन है चेक इन हैंड तो पहले ही क्लोज हो चुका है। पहले आपको चेक मिला था, फिर आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, वो तो वहीं पे खत्म हो गया, तो चेक इन हैंड का कोई रोल नहीं है, वो तो क्लोज हो चुका है। अब क्या होगा? मोहन टू बैंक। रीजन, एसेट फिर से बन गया, हम नहीं छोड़ने वाले उसको, और बैंक में पैसे नहीं आए, डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। पहले आपने दिखा दिया कि आने वाले हैं, इस उम्मीद में कि आ ही जाएंगे, बट वो नहीं आए, तो डिक्रीज कर दो। क्लियर? लिख लो। अब नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 13, चेक रिसीव फ्रॉम राम। चेक रिसीव फ्रॉम राम, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, पहले मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया, चेक मिला एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड, तो आपने मान लिया था कि बैंक में पैसे आने वाले हैं। फिर मैंने एक पॉइंट लिखवाया, चेक मिला बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो आपने उसको बोला चेक इन हैंड, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एसेट। अब यहां पे लिखा है कि चेक मिला, बस आगे कुछ बताया नहीं कि डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, ये नहीं बताया। तो आप बताओ क्या मानोगे? चेक मिला,
आगे कुछ नहीं बताया तो आप क्या एजम्पशन दोगे? अगर आगे कुछ नहीं लिखा होता तो हम ये मानते हैं कि हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दी। ठीक है, तो एक नोट लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, then it is assumed that check has been deposited on the same day। हमने उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, तो अगर डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और डेटर खत्म। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि हमने उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उसके बाद नंबर 14, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया। देखो वैसे तो बैंक वाले इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, बट अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में चला जाए, मतलब ओवरड्राफ्ट, तो बैंक वाले इंटरेस्ट लगाते हैं, मतलब आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो इस पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट लगाया मतलब आपसे लिया, तो आपके लिए खर्चा है और वो आपके अकाउंट से काटेंगे। ठीक है, तो बैंक बैलेंस कम होने वाला है और आपके लिए है एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक ने आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया तो आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। देखो जो हमारे पैसे होते हैं ना सेविंग्स में या फिक्स डिपॉजिट में, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि हमने बेसिकली बैंक को उधार दिए हुए हैं, अपने पैसे रखवाए हुए हैं, तो वहां पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर इंटरेस्ट मिला तो आपके लिए इनकम और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो हो गई इनकम, और सीधी सी बात है जब भी बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे, हमारे अकाउंट में बढ़ेंगे तो डेबिट, और जब भी कम होंगे तो क्रेडिट। ठीक है, लिख लो। पॉइंट नंबर 16, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ firms standing instruction। सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। आपकी फर्म है, आपका बिजनेस है और आपकी इंश्योरेंस जाती है, मतलब कार की इंश्योरेंस, मशीनरी की इंश्योरेंस, गुड्स की इंश्योरेंस, बट आप बहुत बिजी हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है इन बातों को याद रखने का, तो आप भूल जाते हो। तो आपने क्या किया? आपने बैंक की सर्विस ली। इसमें क्या होता है? बैंक आपके बिहाफ पे आपकी इंश्योरेंस पे कर देगा आपके अकाउंट से, और आपको मैसेज आ जाएगा कि सर इंश्योरेंस पे हो चुकी है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? आपकी इंश्योरेंस पे होनी है, आपकी मशीनरी की, गुड्स की, ठीक है, कार की। तो आपने क्या बोल रखा है बैंक को कि तुम मेरे अकाउंट में से पे कर दिया करो, मुझे बस इन्फॉर्म कर दिया करो। ठीक है, और इसके जो भी चार्जेस है वो ले लिया करो, जिसको हम बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो हुआ क्या? बैंक ने आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी, किसी की भी हो, मशीनरी, गुड्स, और आपके कहने पे पे करी है। तो बेसिकली आपके अकाउंट से पैसे कम होने वाले हैं और है तो आपके लिए खर्चा ही। ठीक है, बैंक आपके बिहाफ पे कर रहे हैं, उसका खर्चा नहीं है, आपका खर्चा है, तो आपके लिए खर्चा और अकाउंट से पैसे कम। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। रीजन, बैंक अगर पे कर रहा है तो आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे, कैश नहीं जाएगा, तो आपके अकाउंट से पैसे गए और आपके लिए एक्सपेंस। ठीक है, बैंक हमें ये सर्विस देता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब आपने बैंक को एक और काम बोला, आपकी ना इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, शेयर्स पे, डिवेंचर्स में आपने पैसा लगाया हुआ है, तो वहां से इंटरेस्ट आता है। तो आपने बैंक को बोला कि तुम कलेक्ट कर लिया करो और मेरे अकाउंट में डाल दिया करो। ठीक है, तो जहां से भी पैसा आने बैंक कलेक्ट करेगा, आपके अकाउंट में डाल देगा। तो ये इनकम किसकी है? आपकी इनकम है,
बैंक की इनकम नहीं है, आपकी है, और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपके लिए इनकम और अकाउंट में पैसे आ गए। तो इन शॉर्ट बैंक हमें काफी सर्विस देता है और फिर एंड में कुछ चार्जेस मांग लेते हैं, वो पहले से डिसाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ चार्जेस की बात नहीं हो रही, यहाँ बस खर्चों की और इनकम की बात हो रही। ठीक है, पैसे गए तो भी आपके अकाउंट से, आए तो भी आपके अकाउंट में। नेक्स्ट, टुक अ लोन फ्रॉम बैंक। 18th पॉइंट, टुक अ लोन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से लोन लिया, कोई बात नहीं, ले सकते हैं, और पैसा कहां पे आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। तो बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट में आ गए, और है तो आपके लिए लाइबिलिटी, लोन तो लाइबिलिटी है, तो यहां आ जाएगा टू बैंक लोन। ठीक है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, आप कहीं से भी निकाल लो, और आपके लिए लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कुछ टाइम के बाद आपने लोन पे ऑफ कर दिया, तो लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो और आपके अकाउंट से पैसे कम हो जाएंगे, तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, बैंक लोन टू बैंक, लाइबिलिटी खत्म और पैसे गए अकाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। अब आपने लोन पे ऑफ किया, लेकिन आप कैश लेके गए, उससे पे ऑफ किया, तो लाइबिलिटी तो खत्म होने वाली है, ये तो पक्का है। ठीक है, इस बार आपके अकाउंट से नहीं कटेंगे, आपने कैश दिया है, तो कैश गया, डिक्रीज इन एसेट। क्लियर, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 21, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू PNB पंजाब नेशनल बैंक। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम SBI टू PNB, दैट इज फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। अब सुनना ध्यान से, मान लो आपके पास दो बैंक अकाउंट हैं, एक SBI में, एक PNB में। ठीक है, अब आपने क्या किया, PNB में पैसे बहुत कम पड़े हैं और SBI में ज्यादा पड़े हैं, और आपको PNB में रिक्वायरमेंट है पैसों की अपने अकाउंट में, तो आपने यहां से 5 लाख ट्रांसफर कर दिए PNB में, मतलब अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम SBI टू PNB, मतलब SBI से पैसे कम हो रहे हैं और PNB में बढ़ रहे हैं, तो PNB में जो आपका बैंक अकाउंट है वो बढ़ेगा, SBI वाला कम होगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस फर्क ये है कि PNB में बढ़ेगा तो इंक्रीज इन एसेट आएगा PNB में, और SBI में कम होगा तो डिक्रीज इन एसेट आएगा SBI में। ठीक है, दोनों ही बैंक अकाउंट है, तो एंट्री तो बैंक टू बैंक होगी, बट उससे समझ नहीं आता, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख लो PNB और यहाँ पे SBI। PNB में इंक्रीज हो रहा है, SBI में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर बाय ड्राफ्ट ₹10,000, पेड चार्जेस ₹100, पेड चार्जेस ₹100। अब सबसे पहले ये समझो कि ड्राफ्ट क्या होता है। देखो होता क्या है, जब आपने किसी को पेमेंट करनी है ना, तो या तो आप कैश पे कर दो, या चेक से पे कर दो, या ड्राफ्ट से पे कर दो। अब चेक में क्या होता है, चेक में सामने वाले को डर होता है कि कहीं बाउंस ना हो जाए, तो एक तो उसका टाइम डिले हो जाएगा पेमेंट का, और उसके चार्जेस भी कट जाएंगे। अगर आप किसी का चेक बाउंस करवाते हो ना, तो आपके भी चार्जेस कटेंगे, उसके भी चार्जेस कटेंगे। ड्राफ्ट में क्या होता है, सेफ्टी होती है, ड्राफ्ट में कभी बाउंस नहीं होता। ठीक है, सुनना ध्यान से, अगर कोई आपसे ड्राफ्ट मांग रहा है तो होगा क्या, आपको अपने बैंक जाना पड़ेगा, एक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 10,000 का। उसमें क्या होता है, उसी टाइम आपके अकाउंट से कट जाएंगे पैसे, आपके अकाउंट से उसी टाइम कट जाएंगे, मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो ही ड्राफ्ट बनेगा, तो उसी टाइम कट जाएंगे। 10,000 का ड्राफ्ट बन जाएगा, जाके दे दो उसको, बाउंस होने का कोई चांस ही नहीं है, उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ड्राफ्ट में एक सेफ्टी आ जाती है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं MBA के, CA के,
नॉर्मली वो आपसे ड्राफ्ट मांगते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर मांगते हैं, ताकि बाउंस का टेंशन ही खत्म हो जाए। क्लियर? तो उसने आपसे ड्राफ्ट मांगा, अब आपने अपने बैंक वालों से ड्राफ्ट बनवाया, आपके अकाउंट से पैसे उसी टाइम कट गए और ड्राफ्ट बन गया। बट ऑब्वियसली बैंक वाले इससे कुछ पैसे लेंगे, सर्विस दे रहे हैं आपको, तो बैंक ने चार्जेस लिए 100 रुपीज। अब इसकी एंट्री करनी है। देखो, अगर आप क्रेडिटर को पे कर रहे हो तो लायबिलिटी खत्म कर रहे हो और आपके अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं, तो इसकी एंट्री हो गई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक तो लायबिलिटी कम हो रही है और आपके पैसे कम हो रहे हैं। ठीक है, कितने की? 10,000। ठीक है, प्लस बैंक वालों ने आपसे 100 रुपीज के चार्जेस लिए, तो इसकी एंट्री होती है बैंक चार्जेस टू बैंक। पैसे कम हो गए और आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हो। क्रेडिटर को पे किया हमने 10,000, बैंक चार्जेस हमने पे किए अलग से 100, और टोटल मेरा बैंक से गया कितना? टोटल मेरा गया 10,100। तो ये कंबाइंड एंट्री भी ठीक है। ठीक है, तो इन शॉर्ट चेक और ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है? चेक बाउंस हो सकता है, ड्राफ्ट एक कंफर्म्ड पेमेंट है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 lakhs, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 lakhs एंड बैंक बैलेंस 5 lakhs। आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश और बैंक बैलेंस के साथ, तो दोनों एसेट्स बढ़ रहे हैं। कैश अकाउंट आ गया बिजनेस के अंदर 10 lakhs। ठीक है, बैंक बैलेंस आ गया बिजनेस के अंदर, आप खाली बैंक भी लिख सकते हो, बैंक बैलेंस आ गया 5 lakhs। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई बिजनेस के अंदर? 15 lakhs। ठीक है, तो अगर आप 2 या 3 एसेट्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उन सबको डेबिट कर देंगे और टोटल अमाउंट कैपिटल में आ जाएगा। राइट, लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर 24। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन रुपीज 24,000 in full settlement of 25,000, in full settlement of 25,000। तो मोहन ने हमें 25,000 देने थे और वो 24 दे गया। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इसके बाद कुछ और नहीं देगा। तो इसका मतलब बैंक में कितने आने वाले हैं? 24,000। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट। लेकिन जो मेरा डेटर है वो तो खत्म, मोहन तो पूरा क्लोज, क्योंकि वो बाद में कुछ नहीं देगा, एसेट खत्म। बाकी 1,000 का क्या आएगा? डिस्काउंट या बैड डेट्स। जब फुल सेटलमेंट होता है तो क्या होता है? डिस्काउंट। ये बैड डेट्स होने की, तो यहां पे होगा डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कितना? 1,000। ये मेरे लिए नुकसान। आई रिपीट, डेटर मेरा क्लोज 25,000 से, पैसे आने वाले हैं 24,000 और 1,000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया। करेक्ट। नेक्स्ट, अबव चेक इज डिसऑनर्ड, अबव चेक इज डिसऑनर्ड। वो चेक हो गया डिसऑनर्ड, मतलब पैसे नहीं आए। ठीक है, मोहन ने जो चेक दिया था वो क्लियर नहीं हुआ, बाउंस हो गया। तो वैसे तो इसकी एंट्री होती है रिवर्स। तो अगर हम कर देंगे मोहन टू बैंक, तो ये तो हो जाएगी इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि मोहन को हम छोड़ेंगे नहीं, और ये हो गया डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, अब आप बताओ अमाउंट कितना आएगा? 24 या 25? देखो, वैसे तो हमने मोहन से 24,000 का चेक लिया था। एक बात सुनना ध्यान से, हमने उसको डिस्काउंट पता है क्यों दिया था? क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं कि चल कोई बात नहीं। ठीक है, वो बार्गेनिंग कर गया, बट क्या वो पेमेंट क्लियर हुई? नहीं हुई, तो फिर डिस्काउंट भी किस बात का? तो अब डिस्काउंट भी कैंसिल होगा। पॉइंट क्या है, हम मोहन को नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, हमने उससे 25,000 लेने थे, वो हमें चेक दे गया 24 का, बट वो तो फेक निकला। तो अब मैं उससे अपने पूरे 25 लूंगा। जब पेमेंट ही नहीं हुई तो डिस्काउंट भी किस बात का भाई साहब? तो मैं मोहन को बोलूंगा कि मैंने आपसे 25 लेने हैं, मेरे अकाउंट में नहीं आए 24,000, जो मुझे उम्मीद थी नहीं आए, और जो मैंने आपको डिस्काउंट दिया था फिलहाल तो भूल जाओ,
डिस्काउंट अलाउड कैंसिल, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कैंसिल, तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब जो मैंने अपना एक्सपेंस दिखाया था वो हटा दिया मैंने, कि मैं कोई एक्सपेंस नहीं दे रहा, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा, डिस्काउंट को मैं कर रहा हूं कैंसिल। दोबारा सुनना, हमने उसको डिस्काउंट इसलिए दिया था क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, बट जब पेमेंट ही नहीं हुई तो डिस्काउंट भी किस बात का, तो वो भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जब चेक होता है डिसऑनर तो डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाता है। अब भूल जाओ डिस्काउंट, अब आप मुझे पूरे 25 ही दोगे, ठीक है। हाँ, कल को अगर आप पेमेंट करने आए तब आप दोबारा डिस्काउंट मांग लेना, तब दे दूंगा अगर वोट किया तो, ठीक है। कल को आप पेमेंट करने आए तब डिस्काउंट की बात करेंगे, फिलहाल तो भूल जाओ, फिलहाल पूरे 25 दोगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी चेक होगा डिसऑनर, डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिख लो पॉइंट नंबर 26, बैंक, बैंक, दैट्स इट, BANK, पहले बैंक लिखा फिर ED। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? बैंक का मतलब होता है आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो इसका दूसरा नाम होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया, तो बैंक का मतलब होता है आपने पैसे बैंक में डाल दिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्लियर। नेक्स्ट, कैश अ चेक, कैश अ चेक, आपने सुना होगा एक होता है सेल्फ चेक, इसका मतलब आपने खुद ही चेक पे साइन करके अपने अकाउंट से कैश निकलवा लिया। देखो, कैश निकलवाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ATM से निकलवा लो या फिर अपने अकाउंट से खुद ही निकाल लो। तो आपने क्या किया, कैश द चेक मतलब चेक पे साइन किया, सेल्स चेक पे, और अकाउंट से पैसे निकलवा लिए, तो इसको बोलते हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अपने ही अकाउंट से पैसे निकलवा लिए अपने चेक पे साइन करके, ठीक है, किसी और को नहीं दिया, अपने आप को दिया, तो इसको बोलते हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो बैंक बैलेंस कम होने वाला है और कैश बढ़ने वाला है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। बैंक बैलेंस कम हो गया और कैश बढ़ गया, क्लियर। लिखिए सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। जर्नल एंट्रीज के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, ट्रेड एंड कैश। नेक्स्ट क्लास में हम वो स्टार्ट करेंगे। सी यू।